कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं, वो कहते हैं कि पूछिए कि मूल निवास का मुद्दा क्या है, भू कानून क्या है, बेरोजगार इतने आंदोलित क्यों? जानकारी है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी नहीं दी। जितनी विंडो होंगी उतना करप्शन बढ़ेगा। नशे का कारोबार धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। रोजमर्रा की जो घरेलू हिंसा में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान शराब का है। अवैध जो नशा है उस अवैध नशे के लिए हमको सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। रवि जी, आपकी बात तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है आप ही के सवालों और जवाबों में। अधिकारियों की जो स्थिति है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट है उसको पूरी फीडबैक देते ही नहीं। अपराधी जो हैं वो भयभीत हों, उनको खौफ पैदा हो उनके मन में, और जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको पुलिस को देख के लगे कि हमारे रक्षक आ गए हैं। अगर गलत किया तो मरोगे। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे स्टेट के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उन बच्चों से बातचीत करके समझाना चाहिए। बात भी करी, सड़क बंद करके आ रहे। अभी तक हमने सुना था कि दूध टेट्रा पैकिंग में मिलता है और बहुत सारी चीजें, जूस टेट्रा पैकिंग में मिलता है, पर बीजेपी की सरकार में टेट्रा पैकिंग में शराब मिल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि या तो उस समय के कैबिनेट ने गलत किया था या आज की कैबिनेट गलत कर रही है। आपकी सैलरी कितनी है? तो आपने हरिद्वार में व्यवस्था खराब कर रखी है। कई बार मन में आता है कि जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के मैं मोटी कमाई छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकार में सर्वाधिक विधायकों के साथ ये पहला मौका था जब उत्तराखंड में इतनी बहुमत के साथ सरकार बनी। उसके बाद वक्त बदला और आज सांसद हैं हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले ये जरूर बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जैसे ही सांसद की पदवी हासिल की, उसके बाद तीखे तेवर खनन को लेकर, नशे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से खुलकर सामने आए। आज हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2017 में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। इससे पहले कई बार सरकार बनी लेकिन उतना बहुमत नहीं मिल पाया कभी। तनातनी एकदम से देखने को मिली। आपके द्वारा 2017 में एक कानून को लाया गया। लोगों का काफी उम्मीदें थी कि ये सवाल हम आपसे जरूर करें। जमीन कैसे खरीदी जाए, कैसे उद्योग उसको बढ़ाया जाए, पर्यटन को कैसे उद्योग में तब्दील किया जाए, शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि 2017 में जो कानून बने हैं वो सही नहीं है और उनको बदला जा सकता है। क्या मामला है पूरा सर? देखिए, 2017 में हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था, और इन्वेस्टर समिट में हम ये चाहते थे कि मैदानी भाग में तो पहले से हमारे काफ़ी उद्योग स्थापित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की एक मांग होती है हमेशा कि पहाड़ों में उद्योग का कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ पर भी कुछ उद्योग स्थापित होने चाहिए। तो हमने एक तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, हम सोलर फार्मिंग की एक नई योजना लाए, क्योंकि पहाड़ों में जो जोत हैं वो बहुत छोटी हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर बहुत बड़ा भूभाग जो हमारा खेती होती थी जिस पे कभी, वो वर्षों से बंजर पड़े हुए खेत हैं। तो उन बंजर खेतों पर हम आज खेती नहीं कर पा रहे हैं, उद्यान नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सोलर की फार्मिंग करें, सौर ऊर्जा वहाँ पर हम पैदा करें। दूसरी बात कि देखिए, सैकड़ों साल पहले ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों में स्कूल खोले, चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, रानीखेत हो, लैंसडाउन हो, जगह जगह पर उन्होंने स्कूल खोले। और उस समय अगर हम इन जो जहाँ पर स्कूल खोले गए, तो उस समय बड़े इंटीरियर हुआ करते थे देश के, वहाँ पर आवागमन की भी सुविधा नहीं थी। तमाम
जो निर्माण हुए वो श्रम पर आधारित थे, मानव श्रम पर आधारित थे। और आज जो विद्यालय पढ़ने के लिए उन विद्यालयों में दुनिया के लोग आ रहे हैं, तब भी आए, आज भी आ रहे हैं। केवल भारत नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पर आते हैं। लेकिन जब हम पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों में कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, तो अगर सीलिंग रहेगी, लैंड सीलिंग रहेगी, तो और विद्यालय, अच्छे विद्यालय कैसे खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कैसे खुलेंगी। हम आयुष्मान योजना लाए, हम चाहते हैं कि इंटीरियर में अस्पताल खुलें, मेडिकल कॉलेज खुलें। अगर लैंड की सीलिंग रहेगी तो कैसे वहाँ पर कोई ऐसे उद्योग स्थापित हो सकते हैं। वहाँ पर लोहे के कारखाने नहीं लग सकते, वहाँ पर तमाम नेस्ले जैसे उद्योग वहाँ पर नहीं स्थापित हो सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो काम हम कर सकते हैं वो मूलतः स्वास्थ्य से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित और पर्यटन से संबंधित है। ऐसे उद्योग वहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। वहाँ पर जो हॉर्टी टूरिज्म है, वहाँ पर जो सोशल फॉरेस्ट्री है, ये वहाँ पर उसका स्कोप वहाँ पर बड़ा है। सोलर फार्मिंग का बहुत है, क्योंकि सूरज की रोशनी पर्याप्त मिलती है, डस्ट नहीं है और धुआं नहीं है, कोहरा नहीं है, किसी तरह का फूक नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचकर एक लैंड सीलिंग हटाई कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ पर भी जो वहाँ के लिए जो उद्योग स्थापित हो सकते वहाँ पर होना चाहिए। पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दिया, इसलिए कि जो उद्योगों को जो फैसिलिटी हैं, ऋण की, सब्सिडी की, वो तमाम फैसिलिटी वहाँ पर पर्यटन उद्योग को मिल सकें। इस दृष्टि से एक लैंड सीलिंग का जो हमने 5 विषयों के लिए उसको हटाया था, और साथ में ये भी शर्त थी कि अगर 2 साल के अंदर जिस उपयोग के लिए वो भूमि ली गई है, अगर उस पर उपयोग नहीं होता तो वह भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः वो भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। ऐसा वो प्रावधान उसमें किया गया था। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रावधान पहले से ही है, तो फिर जो नई सरकार है वो किस प्रावधान की बात कर रही है? नहीं, 17 में हमने प्रावधान किए, कह रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है 2017 में अगर आपने ये प्रावधान पहले से ही किया हुआ है कि अगर जिस पर्पस के लिए ज़मीन खरीदी गई है, जिस उद्योग के लिए ज़मीन खरीदी गई है, अगर वो उस उद्योग को नहीं लगाते हैं, उस पर्पस से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो सरकार में निहित हो जाएगी। अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस भी परिवार ने 1 या 2 लोगों या 3 लोगों के नाम से ज़मीन ले रखी है, वो सरकार में निहित होगी। और दूसरी बात, जो उनके शब्द हैं मैं वही बता रहा हूँ, और दूसरी बात कि सरकार में निहित करने की बात वो भी कर रहे हैं। तो जो पहले से नियम बना हुआ है, उस नियम को दोहराने की क्या ऐसा ज़रूरत है? एक चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी नहीं दी है, और जो अखबारों में छप रहा है, जो लेमैन जो बोल रहे हैं, या तो उस आधार पर ये बातचीत हो रही है। देखिए, जो 2-3 लोगों ने ली हुई परिवार की, वो तो आवासीय भूमि है, उसका उद्योग से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पर 200 मीटर की सीलिंग माननीय मुख्यमंत्री जब भुवनचंद खंडूरी जी थे, हम उस कैबिनेट के सदस्य थे, तो उस समय 200 मीटर का वो लगाया गया था कि एक परिवार, ऐसा नहीं कि परिवार के 4 लोग हैं या पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं तो 4 लोग ले लें, एक मेंबर वो 200 मीटर रेजिडेंशियल ले सकता है। वो पहले से ही, वो तो खंडूरी जी के समय से वो प्रावधान है, 200 मीटर का प्रावधान है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमने एक काम और किया था कि जो 143 है, लैंड यूज चेंज जिसको बोलते हैं, वो हमने उसको कहा था कि ये जिले में ही इसको अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि जब हम जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर उसको करते हैं, और जिलाधिकारी भी एक जिम्मेदार अफसर होता है, बहुत जिम्मेदार अफसर होता है, तो 143 जब हम, मेरा ये मानना है कि, और ये सोचकर हमने निर्णय लिया था कि जितनी विंडो होंगी उतना करप्शन बढ़ेगा, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम पूरी दुनिया में आज लागू है,
और जिन्होंने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, और जो जहाँ भी उद्योग आज स्थापित हो रहे हैं, क्यों लोग सिंगापुर में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, क्यों लोग दुबई में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी हम चाहते हैं भाई कि यहाँ का औद्योगिक विकास हो, तो वो हमको सिंगल विंडो सिस्टम जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम करेंगे तो लोग आएंगे। अगर लोगों को लगेगा कि पटवारी के पास भी जाना है, फिर तहसीलदार के पास भी जाना है, एसडीएम के पास भी जाना है, डीएम के पास भी जाना है, फिर समुद्र में शासन में आना है, तो फिर वो अपने आप को जलील महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। इसलिए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम, और जो एमएसएमई है वो जिला स्तर पर जिलाधिकारी उसके लिए अधिकृत कर दिया गया था कि उसकी अनुमति जिलाधिकारी दे देगा। इस महासागर में आने की जरूरत उसको, शासन में आने की जरूरत उसको नहीं होगी। आपने शासन चलाया है, महासागर जिसको आप कह रहे हैं, महासागर से मतलब नौकरशाह की अगर मैं बात करूं, तो आज के समय में जो नौकरशाह हैं वो कहाँ खड़े हुए हैं? अब देखिए, तो जो लोग उस काम में लगे हुए हैं वो बता पाएंगे, लेकिन एक चीज सर्वविदित है कि जितने विंडो होंगे उतनी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए आज सिंगल विंडो सिस्टम आज एक बोध वाक्य सा हो गया है कि भाई सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो निवेशक है उसको भटकना ना पड़े। सिंगल विंडो से याद आया, आपने कोविड के दौरान ही और उसके बाद तक भी आपने एक चीज़ की शुरुआत की थी, जो पुराने घर हैं उनको रेनोवेट करके हाँ हाँ, उसे होम होम स्टे स्टे के रूप में प्रचलित किया था। तो क्या सिंगल विंडो होने की वजह से ही वो इतना यहाँ इस मुकाम पर पहुंच पाए या कोई और वजह थी? निश्चित रूप से देखिए, जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट आया, जब जीएसटी लागू हुआ तो हमको लगा कि हमारी स्टेट एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और उपभोक्ता यहाँ पर उस मुकाबले बहुत कम है। उपभोक्ता बाहर है, इन्वेस्ट और मैन्युफैक्चरर यहाँ पर बहुतायत में है। क्योंकि जब वन नेशन वन टैक्स हुआ तो फिर हमको ये लगा कि हमको सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर जितना हमारे यहाँ आएगा उसका हमको फ़ायदा होगा, टूरिस्ट जितना यहाँ पर आएगा उससे हमारी ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये आया कि हमको होम स्टे योजना हमने लागू करी, और आज वो एक उत्तराखंड में रोज़गार देने में मील का पत्थर साबित हुई है। अभी भारत में उत्तराखंड ने जो स्वरोजगार है, रोज़गार देने में जो एक स्थान प्राप्त किया है, उसका कारण ही यही है कि जो हमने होम स्टे चलाया, जो हमने रूरल ग्रोथ सेंटर हमने चलाए, हमने सोलर फार्मिंग चलाया, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना चलाई, उसके कारण आज हमारे जो बेरोजगार लोग थे उनको एक रोजगार मिला है। जब मैं यहाँ आपके पास आया तो मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किए कि ये सवाल जब मैं आपसे मुलाकात करूँ तो आपसे पूछूं ज़रूर। उत्तराखंड एजुकेशनल हब के तौर पर जाना जाता है, पर दिन पर दिन देखा ये जा रहा है कि नशे का कारोबार धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक पत्रकार साथी की ऋषिकेश में पिटाई हुई। माना जाता है कि किसी शराब माफिया के द्वारा ही ये सब किया गया। आपको क्या लगता है कि क्या अभी सकुशल है उत्तराखंड इस मामले में, या काफ़ी कमी बाकी है? ऐसा है कि नशा एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। पत्रकार की पिटाई हुई, वो क्योंकि एक पत्रकार था इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लेकिन उसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो घरेलू हिंसा में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान शराब का है, नशे का है। उसके कारण घरेलू हिंसा बढ़ रही है, गांव में झगड़े बढ़ रहे हैं, और नशा एक तरह से एक बहुत ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। मैं समझता हूँ कि नशा, इस पर हमारी ओर से यानी सरकार की ओर से जहाँ इसको नियंत्रित इसकी बिक्री होनी चाहिए, वहीं अवैध जो नशा है उस अवैध नशे के लिए हमको सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आज
हमारे जो बच्चे हैं, हम सुनते हैं साहब फलाने कॉलेज में बच्चे नशे में हैं, वहाँ पर कमरे में जा कर के एक दूसरे बच्चे के साथ बहुत ही अमानवीय उसके साथ कृत्य हुआ है। मतलब नशे में आदमी क्या कर दे कुछ पता नहीं। और यंग बच्चे हों तो फिर तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो वैसे ही यंग ब्लड है, वैसे ही गर्म खून है, और ऊपर से नशा हो जाता है। तो उसके कारण एक बहुत ही हिंसक वातावरण हमारे शिक्षण संस्थाओं में बनता जा रहा है। इस हिंसक वातावरण को करने के लिए अभिभावक, शिक्षक और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक हमारी संरचना है, उस संरचना को मिलकर के इसमें योगदान करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारी स्थिति बहुत गंभीर होने जा रही है। तो त्रिवेणी जी, आपकी बात तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है आप ही के सवालों और जवाबों में। आप कहते हैं कि नशा एक पीढ़ी को खराब कर रहा है, नशे की बिक्री कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक के साथ एक फ्री वाली बात चल रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मेरा मतलब जो देखिए शॉप्स मैं हैं समझ उनको रहा हूँ। लेकर। देखिए, मेरा कहने का ये है कि नशे को हमको नियंत्रित करना चाहिए, बहुत खुली छूट नहीं देना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि आप नशे को पूरी तरह रोक भी नहीं सकते हैं। जिन राज्यों ने रोका है उन राज्यों में इसके अच्छे परिणाम नहीं आए हैं। वहाँ पर या तो अवैध शराब की बिक्री की भरमार हुई है, या वहाँ पर घर में लोग बनाने लग गए हैं, और या तो लोग, हरियाणा में तो इतनी बड़ी समस्या हुई एक बार कि वो सब अगल बगल के राज्यों में चले जाते थे। ये प्रवृत्ति, इसको कैसे हम एक नैतिक जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको हम कैसे, उसके लिए मैंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो उसमें योगदान लिया जाए। दूसरा ये कि नियंत्रित और वैध जो हमारा जो सरकार कराती है, जो वैध तरीके से इनकी दुकानों को वैध तरीके से चलवाया जाए। अवैध जो भी नशा है तो उससे काफ़ी कुछ ये नियंत्रित हो सकता है। पर सर, ये बात तो यहाँ दूसरी एंगल पे चली जाती है कि नशे को नियंत्रित भी करना चाहिए। आप कहते हैं कि नशे की सेल भी उचित तरीके से होनी चाहिए। फिर ये एक के साथ एक दुकान वाला जो फंडा है, नहीं देखिए, उसको आप क्या मानते हैं? नहीं, ये उचित नहीं है इसको, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि सरकार इसको प्रोत्साहित नहीं करेगी। क्या लगता है कि सरकारी सिस्टम में जो अधिकारी हैं वो फीडबैक ठीक से दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, अधिकारियों की जो स्थिति है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैबिनेट है उसको पूरी फीडबैक देते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें कैबिनेट को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। कम से कम जब आबकारी नीति आती है तो उसको बहुत गहराई से उस पर पढ़ाई होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, और उसको नियंत्रित करना चाहिए। नशा एक ऐसी बीमारी हो गई है, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में भी हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, और मूलतः मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बात कह सकता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति, इसको जितना भी हम ह्रास कर सकते हैं, इसको तुमको इसका ह्रास करना चाहिए। और बच्चों के लिए चाहे काउंसलर हों, चाहे कुछ ऐसी व्यवस्था कुछ हो, कुछ जो मोटिवेटिंग कुछ स्पीचेज विद्यालयों में हों, ताकि बच्चे इन चीज़ों से बचें। बच्चों को सही और गलत का ज्ञान कराया जाए कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो बच्चे उसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ इस प्रवृत्ति से बचें। कानून का इकबाल बुलंद बताया जाता है उत्तराखंड में, लेकिन अभी हाल ही में आपका एक बयान आया है कि पुलिस किसी और काम में लगी हुई है। क्या है माजरा वो सर? होता क्या है कि पुलिस का जो काम है, मुख्यतः जो काम है, वो कानून व्यवस्था की गारंटी देना है, कानून व्यवस्था उसको बनाए रखना है। जब हम इधर-उधर की ड्यूटी में, इधर-उधर के कामों में लग जाएंगे, तो फिर हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि पुलिस को मुख्य फोकस हमको
कानून व्यवस्था पे उसका लगाना चाहिए। अपराधी जो हैं वो भयभीत हों, उनको खौफ पैदा हो उनके मन में, और जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको पुलिस को देख के लगे कि हमारे रक्षक आ गए हैं, उनके प्रति एक प्रेम का भाव हो, ये होना चाहिए। और जो अधिकारी पुलिस में हो या उनको संरक्षण देने वाले हों, जो लोग ठीक नहीं हैं, उन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐसी सेंसिटिव जगहों पर नियुक्त न किया जाए। उनको ये लगना चाहिए कि भाई सरकार की हमारे ऊपर निगाह है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सरकार की निगाहें हमारे ऊपर हैं, अगर गलत किया तो मरोगे। कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं, वो कहते हैं कि पूछिए कि मूल निवास का मुद्दा क्या है, भू कानून क्या है, बेरोजगार इतने आंदोलित क्यों हैं, इन सब पे आपका स्टैंड क्या है? ये देखिए ये सच है कि सबको रोजगार दे पाना ये संभव नहीं है। स्वरोजगार कर सकते हैं, तो एक तो स्वरोजगार की प्रवृत्ति को हमको बढ़ावा देना चाहिए। हमको युवाओं को ये कहना चाहिए कि भैया स्वरोजगार करिए। उसके लिए भारत सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, स्टेट ने भी कुछ स्वरोजगार की योजनाएं चलाई हैं। तो एक तो हम स्वरोजगार की ओर उनको बढ़ाएं। हमारा फोकस सरकारी नौकरी पर हो गया है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात कि जो इस तरह के संगठन हैं, कुछ तो राजनीतिक संगठन है, तो राजनीतिक संगठन से तो आप बहुत उम्मीदें नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें राजनीतिक हित अहित निहित होते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो गैर राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, जब विशेषकर युवाओं के संगठन हैं, तो भाई हमारे बच्चे हैं, वो हमारे स्टेट के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उन बच्चों से बातचीत करके समझाना चाहिए और उनको वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि सरकार हमारे बारे में विचार कर रही है, सरकार हमारे बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। ये सरकार को उनको एहसास कराना चाहिए। हर समस्या का समाधान बातचीत में निहित होता है, तो बातचीत करना चाहिए। बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो बातचीत करके उनको समझाया जाना चाहिए। सर, पिछले 45 से 50 दिन से एक आंदोलन चल रहा है जिसमें एक 100 साल की बुजुर्ग महिला है, वो हड़ताल में बैठी हुई है क्योंकि उसके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। उसका कारण समझना पड़ेगा कि आखिर वहाँ का कारण क्या है। हमारे यहाँ 13 जिले हैं और 14 हमारे इको सेंसिटिव जोन हैं, यानी कि कोई राष्ट्रीय पार्क हैं। तो देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारे पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, उनमें एनजीटी से परमिशन लेना होता है, काफ़ी जटिल है। और क्योंकि उसके कानून बने हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर ऐसा हो रहा है। हाँ, अगर लापरवाही हो रही है, कई जगह हमने देखा, मैंने जब मुख्यमंत्री बना था कि लोगों ने मुझे बताया सर कि 15 साल से एक सड़क पहले टेंडर हुआ था, वो सड़क कट नहीं रही है, थोड़ा काटते हैं, ठेकेदार भाग जाते हैं। तो उसका संज्ञान लिया, सख्ती करी, सड़क बनकर तैयार हो गई। तो देखना पड़ेगा कि वो उसमें कोई लापरवाही की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है, या कहीं नियम कायदे आड़े आ रहे हैं। तो उसको वो जो हमारी जो आप कह रहे हैं कि कोई महिला हैं, हमारी मातृतुल्य हैं, तो उनको समझाया जाना चाहिए, गांव के लोगों को समझाया जाना चाहिए। आपने एनजीटी का जिक्र किया तो यकायक मुझे फिर से शराब की याद आ गई। एक मुद्दा सामने आया है, अभी तक हमने सुना था कि दूध टेट्रा पैकिंग में मिलता है और बहुत सारी चीज़ें, जूस टेट्रा पैकिंग में मिलता है, पर बीजेपी की सरकार में टेट्रा पैकिंग में शराब मिल रही है। भाई देखो, यह मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुझे यह याद है जब खंडूरी जी सीएम थे, तो उस समय शराब प्लास्टिक की बोतलों में भी आती थी। और शराब को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये हमारी हमेशा से नीति रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। तो उस समय हमने ये कहा था कि प्लास्टिक की बोतल में हम उत्तराखंड में शराब नहीं बेचेंगे। ये कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कांच के बोतल में ही जाएगी, क्योंकि शराब के बोतल में जो शराब माफिया हैं, जो लोग
शराब की तस्करी करते हैं उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि उसको कैरी करने में सरल होता है। कहीं गिर गया, कहीं फेंक दिया तो बोतल टूटती नहीं है। अगर कांच की बोतल है तो टूट जाएगी, जोखिम ज़्यादा होता है। और इसलिए उस समय कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि हम कोई भी इस तरह की पैकिंग, क्योंकि पॉलीथीन में शराब, जो देसी शराब थी वो पॉलीथीन में बिकती थी, पॉलीथीन के पैक में बिकती थी, उसको भी बैन किया था कि वो भी बिकेगी उत्तराखंड में तो बोतल में बिकेगी। तो इस ढंग के प्रतिबंध हमने किए थे। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि या तो उस समय के कैबिनेट ने गलत किया था या आज की कैबिनेट गलत कर रही है। खैर, मैं पहले गैरसैंण चलता हूँ और गैरसैंण के बाद फिर आपके क्षेत्र हरिद्वार में पहुंचूंगा। सब एक ही रट लगाए हुए हैं कि हम इसको राजधानी बनाएंगे। ये हिम्मत दो ही लोग दिखा पाए, एक विजय बहुगुणा जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। मेरा आपसे सवाल यह है कि पूरे देश में एकमात्र उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी आप बना गए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये प्रैक्टिकली राजधानी तो देहरादून है ही, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने गैरसैंण को घोषित किया था। और ये अन्य राज्यों में भी, झारखंड में भी इस तरह की व्यवस्था है, हिमाचल में इस तरह का है, और महाराष्ट्र में भी इस तरह का है कि जहाँ पर इस तरह के व्यवस्थाएं हैं कि एक तो राजधानी हो गई, एक ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन राजधानी होती है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने उसमें गैरसैंण घोषित किया था, उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके समय में राजकीय प्रवक्ता रहे मुन्ना सिंह चौहान, तेजतर्रार नेता माने जाते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि समय देना चाहिए, 3 दिन का समय कैबिनेट के लिए या फिर सत्र के लिए आहूत किया जाता है और उसमें सैलरी बढ़ाने के लिए विचार किया जाता है और सैलरी बढ़ भी जाती है विधायकों की और तमाम जो पूर्व विधायक हैं उनकी। सैलरी को लेकर मुद्दा बहुत गरमाया और इस पूरे प्रदेश के अंदर लगभग हर व्यक्ति ने इस सवाल को उठाया। सैलरी को लेकर मैं आपसे पूछूं कि सांसदों की सैलरी आज के समय में क्या है? आपकी सैलरी कितनी है? सांसदों की सैलरी तो 1 लाख रुपया है और 60,000 रुपया भत्ता मिलता है महीने का। ये सांसदों की सैलरी है। और एक सहायक के रूप में, जो टाइपिस्ट के रूप में, उसके लिए 40,000 रुपये की 40,000 रुपये की उसके लिए व्यवस्था है। तो अगर सांसद की सैलरी देखें तो मात्र 1 लाख रुपये, और टोटल कर लिया जाए इन भत्तों को तो 1,60,000 लगाइए और 60,000 और लगा लीजिए। तो मतलब आपके विधायक आपसे 2 लाख रुपए ज्यादा लेंगे अब। अभी तो हमको जानकारी नहीं है क्या है, सैलरी जो बढ़ी है वो 4.25 लाख। सांसदों की जो अभी तक टोटल जो उनको स्टाफ का भी लगा लिया जाए तो मुझे 2 लाख रुपए। तो सांसदों से किस बात की नाराजगी? नहीं, देखिए, राज्यों में अलग अलग राज्यों ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं, केंद्र सरकार की अपनी व्यवस्था है। ये तो राज्यों का अधिकार है कि वो कितनी सैलरी देना चाहते हैं, कितना दे रहे हैं, ये उनका अधिकार है। व्यवस्था पे बात आई तो आपने हरिद्वार में व्यवस्था खराब कर रखी है कुछ लोगों की। मैं बात कर रहा हूँ जो माइनिंग हरिद्वार में होती है, चुगान चुगान बोल की चाल में परमिशन माइनिंग है, है। हाँ। लेकिन जो माइनिंग का जो सिस्टम था, तो आपने शुरुआती दौर में तेवर दिखाया कि नहीं होने देंगे। कहाँ तक पहुंचे हो? देखिए, मैंने हमेशा कहा कि जो अवैध माइनिंग है वो नहीं होना चाहिए। फिर देखिए क्या है कि माइनिंग का एक तरीका है, आप गड्ढे नहीं कर सकते, और इसलिए उसमें तय किया गया है कि 6 फुट तक की आप चुगान कर सकते हैं। होता क्या है कि जो अवैध कारोबारी होते हैं वो प्रशासनिक लोगों से मिलजुल करके और जहां उनकी मर्जी आती वहां पर खुदान कर देते हैं। कल ही मेरे पास एक किसान आए जिनकी आयु मुझे लगता है कि 70+ 72-75 साल की हो सकती है। उनको बोला भी ठीक से नहीं जा रहा था। उनके पास टोटल जो लैंड है वो 2.5 बीघा है। उनके चारों तरफ किसी ने
खनन कर दिया उनके खेत में, और पेनल्टी उन पे आ गई 8.5 लाख रुपए की। भूमि की कीमत इतनी नहीं है, नदी के किनारे की भूमि है, 2.5 बीघा जमीन है, 8 लाख समथिंग की उन पर पेनल्टी लग गई। ये काम है माफियाओं का, ये काम है अवैध खनन करने वालों का। और इसलिए मैंने कहा कोई माफिया आपकी ज़मीन को मैं खोदने नहीं दूंगा, और इसलिए मैंने कहा कि मैं अवैध खनन नहीं होने दूंगा। मैंने पुराने जिलाधिकारी से भी कहा, नए जिलाधिकारी को भी हिदायत दी है कि भाई यहाँ पर ये सब कुछ होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये केवल एक किसान को नुकसान नहीं है, ये सबके लिए नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरणीय है। अगर इतना गहरा खुद जाएगा, तमाम लोग उसमें बैलगड्डी सहित, उनको पता नहीं था कितना गहरा है ये, बैलगड्डी सहित उसमें डूब गए। ट्रैक्टर ट्रॉली जब चोरी करते हैं तो फिर भागते हैं, उसके कारण कई लोग दुर्घटना हुई और उसके कारण उनकी मौतें हो गई हैं। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये संख्या मैं समझता हूँ कि बड़ी भारी संख्या होगी। ये तो वैसे प्रदेश में लगभग हर मैदानी जिले को देखा जाए तो वहाँ पर यही हालात हैं। लेकिन एक बात फिर से सामने आ जाती है, हज़ारों करोड़ का धंधा मंदा होगा या बंद होगा। ऐसे में हज़ारों करोड़ का धंधा अगर आपकी वजह से बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि हजारों करोड़ का धंधा बंद मेरा कैसे, सीधा मतलब देखिए सुरक्षा को लेकर भी है। निश्चित रूप से देखो, कई बार मन में आता है कि जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के मैं मोटी कमाई छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये मुझे मन में भी आता है कई बार कि मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन मुझे जनता पर विश्वास है कि जनता मेरे साथ खड़ी है। जनता कहती है कि जहाँ आप रावत जी आप कहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों के भय से हम अवैध कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो हरिद्वार के लिए ज़रूरी हैं खनन के अलावा? देखिए, मुद्दे देखिए, कुछ तो समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं होती हैं कि एक तात्कालिक होती हैं, एक लिमिटेड टाइम के समय के लिए होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सतत जिनकी आवश्यकता होती है और जिनके लिए हमको थोड़ा दीर्घकालिक सोचना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर खेतों का कटाव है, खेती की भूमि का कटाव है, वहाँ पर जंगली जानवरों की समस्या है, वहाँ पर कुछ घरेलू जानवर भी जंगली हो गए हैं। ऐसी लगभग हमारी 15,000 हेक्टेयर लैंड ऐसी है जिसमें अभी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो अपलैंड है। तो अभी हम उसके लिए, मैंने योगी जी से भी बातचीत किया है, मैं भारत सरकार में भी बात करूंगा कि अगर इसके लिए हमने एक खरीफ के लिए पेयजल की योजना बना दी तो एक तो जहाँ किसानों को पानी मिलेगा वहीं उसका पर्यावरणीय लाभ बहुत अधिक होगा। हरिद्वार में इंडस्ट्री काफ़ी लगी है और इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो पानी में मिल रहा है। वहाँ पर 350 फीट पर भी पानी, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, 350 फुट पर भी पानी पीने योग्य नहीं है। अब 650 फुट पर जाने की तैयारी हो रही है। तो जो अगर उधर से हम लोग नहर निकालने में कामयाब हो गए तो वहाँ का जल का जो स्तर है वो भी दुरुस्त होगा, पानी रहेगा तो वहाँ पर हरियाली होगी, ग्रीनरी होगी, तो वहाँ उसका पर्यावरणीय लाभ होगा। पानी साफ रहेगा तो लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। तो यानी कि उसका जो सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो वहाँ पर आएगा। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि लगभग ये 80 किलोमीटर की सड़क होगी, वो सॉरी नहर होगी। तो उसके लिए मैं भारत सरकार के जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं उनको मिलूँगा और मेरी कोशिश होगी कि इसको हम अंजाम तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे वहाँ के जो किसान हैं उनका उत्पादन बढ़ सके, उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। मेरा आखिरी सवाल है, पूर्व में हरिद्वार सांसद रहे, लोगों के द्वारा कुछ गांवों को गोद लिया गया, लेकिन जब हमने उनकी तस्वीर देखी तो ना तो सड़कें बदल पाईं, ना लोगों का परिवेश बदल पाया। आज के समय को देखा जाए तो क्या वो गांव आपके हिस्से आ गए हैं या गांव पहले के पहले और आप नए गांव लेने? मैं तो, जो मेरे पास सांसद निधि है वो 5 करोड़ है, 14 विधानसभाएं होती हैं, तो कितना आया एक विधानसभा के हिस्से में?
लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस पैसे का मैं ऐसा उपयोग करूं जो विजिबल हो, जो जिसका प्रभाव दिखे। तो हमारे दिमाग में कुछ है, हमारा एजेंडे में। हम अभी 7 तारीख को बैठने वाले हैं। उसमें मैंने आईआईटी रुड़की में ये मीटिंग बुलाई है। उसमें जो तमाम हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे यहाँ पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हमारे यहाँ पर जो अन्य बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बैठ कर के और हम ये तय करेंगे कि इसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और इन संस्थाओं का कैसे हम समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम 7 तारीख हमारी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग है। उसमें सब लोग बैठ कर के किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। उसमें शिक्षाविद भी हैं, स्वास्थ्यविद भी हैं और जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत त्रिवेंद्र सिंह रावत, जैसा कि सर्वविदित है कि सवाल जो भी करो सीधा तीखा जवाब मिलता है, और ऐसा ही आज भी हुआ। खनन को लेकर शुरुआती दौर में स्टेप उठाए थे, उस पर वो आज भी कायम है, आज भी उस पर सीधे वैसे ही बात करते हैं। हालांकि हजारों करोड़ का खनन का धंधा अगर बंद होगा तो खतरा भी उतना ही होगा। इस बात की पुष्टि भी त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद करते हैं। भू कानून पर, बेरोजगार आंदोलन पर और शराब पर सीधे तौर पर उन्होंने हमें जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।